हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं 6 से लेके आपको 12 तक ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें मैंने 6 क्लास 7 क्लास तथा 8 क्लास ज्योग्राफी पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो शिक्षा विद आशा के चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अपवाह। पढ़ेंगे अपवाह होती क्या है, इसका मतलब आखिर है क्या। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी के तंत्र की व्याख्या करता है, कि एक नदी की व्याख्या करता है। आप समझ सकते हैं किसी नदी के बारे में बतलाना। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती। जैसे ये कोई नदी है, यहाँ पर आई नदी मिल गई, यहाँ से आई नदियाँ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। जैसे हमारी गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं। उनका निकास किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र महासागर में होता है। लास्ट में जाकर यह महासागर, झील या समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी नदी कहते हैं, जहाँ से जल निकलता है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है, मतलब मानचित्र को देखने पर हमें पता चलता है कि कोई भी जो नदी है उसका ऊंचा, जैसे पर्वत, उच्च भूमि, दो पहाड़ी अपवाहें द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को अब जल विभाजक के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कहाँ पर है? वो अमेज़न नदी की है। ठीक है, किसकी है? अमेज़न नदी की। इसी प्रकार है हमारा भारत का अपवाह तंत्र क्या है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियाँ दो मुख्य वर्गों में विभाजित होती है। जैसे पहली है हमारी हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी होती है तथा इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि यह वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलते वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त करती है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रेणी श्रृंखला के भाग को निकलती है, मतलब यहाँ से आपको देखने को मिलती है। निकलती हुई नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है, इसके बीच में से निकलती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति, मतलब जहाँ से स्थान से उत्पन्न होती हैं, वहाँ से लेकर एक लंबे रास्ते को तय करती है, जो हिमालय की नदियाँ होती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे हम। यह अपवाह प्रतिरूप में धाराएं अब निश्चित प्राकृतिक रूप से निर्माण करती है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल होती है, जलवायु संबंध, अवस्थाएं तथा शैली संरचना पर आधारित होती है। यह ध्रुमाकृतियाँ, जाली नुमा, आयताकार तथा अरीय प्रभाव प्रभावित करती है तथा प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाएं भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तब जालीनुमा प्रतिरूप दिखने को मिलता है, ऐसा लगता है जाली टाइप का। ठीक है, ये जालीनुमा यहाँ पे आके विकसित होता है, जहाँ कठोर और मुलायम चट्टान सामान्यतः पाई जाती है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधि द्वारा जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाएं धाराएं विभिन्न दिशाओं में एक ही अपवाह द्वारा फैलती है। ठीक है, वहाँ पर फैलती हुई प्रतीत होती है। अन्य निक्षेपण आकृति का निर्माण करती है। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी नदी होती है, क्योंकि ये प्रभाव वर्षा पर निर्भर होती है। यहाँ पे डेली ही वर्षा देखने को मिलती है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धारा में बहने
लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हुई प्रतीत होती है, पश्चिमी की तरफ बढ़ती है, बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम कि हिमालय की नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये बहुत लंबी होती है। अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती है। इसी नदियाँ अब उसके सहायक नदियों को तंत्र नदी कहते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ पर जाके गिरती है। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। इसके निकट तिब्बत में है, पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर में जाकर गिरती है। जैसे कि भारत की मुख्य नदियों के बारे में देख रखा है, इसको आप मैप में भरेंगे कि सिंधु नदी कहाँ है, वुलर झील। अक्सर ये पूछ सकते हैं कौन सी झील कहाँ पे है, कौन सी नदी, सबसे इम्पोर्टेंट मैप है, तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर से लेकर लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इसमें ये बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदी होती है। जास्कर, नूबर, श्योक और हुजा इस नदी पर जाकर मिलती है। जैसे कि सिंधु, बलूचिस्तान, गिलगित भी बहती हुई अटक पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब ये भी नदियाँ हैं जो आपस में पाकिस्तान में आकर मिलती है। ठीक है, मिठानकोट पास सिंधु नदी में आकर मिलती है। इसके बाद ये दक्षिण नदी की तरफ बहती है और कराची में पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा होता है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में जाकर गिरता है। ठीक है, जो शेष बचा होता है वो पाकिस्तान में जाकर गिर जाता है। 2900 किलोमीटर की लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। क्या आप जानते हैं सिंधु नदी जल समझौता सिंधु के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम का संपूर्ण जल केवल 20% ही जल उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता था जो कि भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें हम 20% जल ही यूज़ करते हैं। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए देते हैं। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड में देवप्रयाग में जाकर मिल जाती है। बहुत बारी पूछ सकते हैं देवप्रयाग कहाँ है, कौन सी नदी किनारे, तो वो गंगा नदी किनारे है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानियों में प्रवेश करती है, मैदानी इलाकों में जाती है। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगे परियोजना का क्या पहल था? ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन था जिससे राष्ट्रीय नदी गंगा संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण के भाव को कम करना तथा उसके संरक्षण कार्यकलाप को पूरा किया जाना। इस योजना के बारे में आपको जानकारी इस वेबसाइट पर मिल सकती है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ के बारे में बताएंगे। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा नदी में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघर, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इस नदी के दाहिने किनारे में समांतर नदी बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा नदी मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाली हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है प्यारे बच्चों? हिमालय से निकलती है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने में जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान करती है तथा कृषि और भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निकलती हैं। इसकी लंबाई कम होती है। इनमें पानी की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है तथा इसके दाहिने, बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदी के जल परिपूर्ण होकर गंगापुर में मिलता है। जो इनका पानी होता है गंगापुर में जाकर मिल जाता है। पश्चिमी भाग में परवक्का बहती है।
यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु होता है। यह नदी के दो भागों में बढ़ जाती है, जैसे भागीरथी हुगली में, जो कि एक वृत्ताकार है, वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है, जो डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी आकर यहाँ पे मिलती है, ठीक है, जिसके आंतरिक चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी विलीन होकर मतलब एकदम से इसके अंदर मिल जाती है, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेघना में कौन कौन सी नदी के नाम से जान जाते हैं, किन किन नदियों को, तो वे है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृद्ध नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वह कहाँ पाई जाने वाली नदियों पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एक तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर में पाया जाता है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। इस क्षेत्र में 3.4 देखिए, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अबालान नगर सिंधु नगर गंगी नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक पर स्थित होता है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर तक होती है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर, दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर गिरावट देखने को मिलती है, 1 मीटर की होती है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मानसरोवर की झील पूर्व सिंधु तथा सतलुज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित होता है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की तरफ बहती हुई प्रतीत होती है। नामचा 12वां शिखर 7757 के पास पहुंचकर ये अंग्रेज की यू अक्षर जैसी मुड़ती है तथा अरुणाचल प्रदेश में गॉल्स के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहाग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? दिहाग के नाम से। दिबंग, लोहित, केनुला एक दूसरी सहायक नदी है। इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगोपा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। तिब्बत एक शीत शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर यह नदियों में जल सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र की धाराओं से बहकर एक गुलंबित नदी रूप में बहती है। बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप के नाम याद बता सकते हैं? जिन बच्चों को पता हो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रत्येक वर्ष ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है, मतलब नुकसान देखने को मिलता है। उत्तरी भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धाराओं के मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन करने वाली पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। कहाँ की ओर बहती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसी नदियों के नाम बताएं जो पूर्व की ओर बहती है, तो उनका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कौन सी बंगाल की खाड़ी मिलती है? ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं होती हैं। नर्मदा, तापी दो ही बड़ी नदियां हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे बड़ी नदियों के नाम बताएं, तो उनका नाम है नर्मदा और तापी।
जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली दो ही नदियां हैं, उनके नाम है नर्मदा और तापी। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्वारा नंदन मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, ये देखने में छोटी लगती है। अब पढ़ेंगे हम नर्मदा द्रोणी के बारे में कि नर्मदा द्रोणी क्या है। नर्मदा के उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों के निकट होता है। ये पश्चिम की ओर एक भंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदियाँ बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैली में यह नदी गहरे कौस की बहती है तथा यहाँ पर नदी जो होती है तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधर प्रांत का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदी बहुत छोटी होती है। जो नर्मदा होती है उनकी सहायक नदी बहुत छोटी छोटी सी होती है, अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं नर्मदा के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नामक एक परियोजना चलाई? तो आपसे पूछ सकते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कौन से देश में नमामि देवी नर्मदे योजना चलाई गई? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तापी द्रोणी के बारे में। किसके बारे में? तापी द्रोणी। क्या आप जानते हैं तापी द्रोणी क्या है? तापी द्रोणी का उद्गम मुख्य मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में हुआ है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भंश श्रेणी होती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम देखने को मिलती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में है, मतलब इनका पानी यहाँ से आता है। अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच में एक तटीय मैदान है जो कि बहुत संकीर्णीय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माहिम, भारतपुजा और पेरिया उन राज्यों के नाम हैं जो यहाँ पे नदियाँ बहती हैं। गोदावरी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम की घाट में बहती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर तक है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा होता है? वो है गोदावरी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 25% भाग होता है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में स्थित होता है। गोदावरी में अनेक सहायक नदी होती है जैसे पूर्णा, वर्धा, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजुरी, वेनगंगा और पेनगंगा। यह अंतिम 3 सहायक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेनगंगा, पेनगंगा और मंजूरा बड़े आकार की होती है, इसके कारण से दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये सारी ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है महानदी द्रोणी। तो महानदी द्रोणी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर तक होती है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलती है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम में एक महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटभद्रा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे हम कावेरी द्रोणी के बारे में। कावेरी द्रोणी कहाँ से निकलते? तो कावेरी पश्चिम घाट के बाईग्री श्रृंखला में निकलते तमिलनाडु में कुडुलू के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं अमरावती, भवाना, हमाती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में स्थित है।
क्या आप जानते हैं भारत में सबसे दूसरा जल प्रपात कावेरी नदी में बनाती है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात दूसरा है जो कि कावेरी नदी बनाती है। इसे शिवसमुद्रा के नाम से जाना जाता है। प्रताप नदी द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, गंगोल तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? वो कर्नाटक में, मैंने बता दिया, तो कौन सा वो आप बताओगे। इस बड़ी नदियों में अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ होती है जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, बहानी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का कुछ 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% भाग जल नमनीय होता है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध होता है। हमारे पास खाली स्वच्छ जल 3% ही उपलब्ध है और 3/4 भाग हिमानी के रूप में, पिघलता हुआ पानी के रूप में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम झीलें क्या है। ठीक है, कश्मीर घाटी प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकार से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों जो देखने के लिए आते हैं उनको आकर्षित करते हैं, मतलब बहुत अच्छी सुंदरता में। इसकी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, नौकायाना, तैराकी एवं खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एक दूसरे के पर्यटन स्थलों पर झील नहीं होती तो क्या होता? वे उतने ही आकर्षित होते जितने कि आज करते हैं। क्या आप अपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व होता है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झील का उत्पादन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा, किसका महत्व पृथ्वी के सतह के गत वाले भागों में जल जमा होने से होता है? उसे हम झील कहते हैं। तो बड़े आकार वाली झीलों के को समुद्र कहते हैं, जैसे कैस्पियन, मृत, अरब सागर। ठीक है, भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार, अन्य लक्षणों से भिन्न होती है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, मतलब फिक्स होती हैं। कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय प्रवाह वाली अशुद्ध झीलें, जो क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें होती हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें होती हैं जिनका निर्माण हिमाद्री बर्फ चादर की क्रिया में होता है, जब कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों में होता है। यह विसर्प नदी पहाड़ वाली क्षेत्रों में गौरव का निर्माण करती है। सिप्ट तथा बार रोदिका तटीय क्षेत्र में लैंगूर का निर्माण करती है, जैसे हमारी चिल्का लेक होती है। ठीक है, अंतर्देशीय भागों वाले झीलों के कभी कभी मौसमी, उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील और अल्म झील पाई जाती है, जो कि इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नमक के लिए। तो इसका सेकंड पार्ट अब कल स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। मीठे पानी के अधिकांश झील के बारे में हम कल पढ़ेंगे, साथ में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध करेंगे। आप यदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को नहीं पसंद आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना इम्पोर्टेंट सजेशन दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ और अच्छे से अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकूं। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।